आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है वो हम देख लेंगे। तो हमने कहा था कि जो ब्लड है, ब्लड अगर हम उसका कंपोजिशन देखें तो हमने कहा था कि वो किसका बना होता है, प्लाज्मा का बना होता है। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और साथ में हमने कहा था कि उसमें क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। उन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ही हमने क्या कहा था, कॉर्पस्कल्स या फिर हमने कहा था सेल्स। तो इसमें हमने कहा था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, ये हमने बताया था। और हमने कहा था कि ये कितना परसेंट बनाता है, 45%। ये हमने कहा था कि ये किसका कंपोजिशन है, ब्लड के कंपोजिशन है। तो आज हम अलग से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ब्लड प्लाज्मा अगर हम क्या करें, अगर हम मान लेते हैं कि हमने क्या लिया, ब्लड को विड्रॉ किया किसी पर्सन के बॉडी से और उसको हम एक किस में डाल दें, टेस्ट ट्यूब में डाल दें और उसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, या फिर उसको क्या कराएं, सेंट्रीफ्यूज करवाएं। सेंट्रीफ्यूज मतलब उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या कराएं, रोटेट करवाएं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वो उसके ब्लड के जो कंपोनेंट्स है, यानी कि प्लाज्मा अलग सेपरेट हो जाएगा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, अलग से सेपरेट हो जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं, कुछ हमें इस तरीके का बैंड देखने को मिलेगा। तो सबसे नीचे, क्योंकि जो आरबीसी का डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए क्या होगा, आरबीसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो पर्सन के नंबर ऑफ आरबीसी जितना है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में 41% देखने को मिलेगा। फिर इसके ऊपर जो सेटल डाउन होगा वो होगा हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होगा हमारा 3%। इसके बाद हमारा आएगा प्लेटलेट। प्लेटलेट होगा लगभग 1%। और जो हमारा, क्योंकि जो प्लाज्मा का जो डेंसिटी है वो क्या है, बहुत कम है, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, प्लाज्मा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। प्लाज्मा जो है वही हम किसको बोल रहे हैं, जो कितना होगा, 55%। तो इसी प्लाज्मा को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो ये प्लेटलेट और ये डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी को साथ में हम बोलते हैं कि ये क्या बनाते हैं, बफी कोट लेयर। इसको हम बोलते हैं बफी कोट लेयर। अब जो ये प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा के कंपोजिशन को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आरबीसी का क्या है, 41% लिखा हुआ है। तो इसी में हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है, हिमेटोक्रिट करके एक चीज़ होती है, हिमेटोक्रिट, जो हम जब सीबीसी कराते हैं तो उसमें भी लिखा होता है। तो हिमेटोक्रिट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन परसेंटेज। परसेंटेज में अगर हम क्या करें, जैसे यहाँ पे क्या है, 41% है इस पर्सन का, तो ये क्या है, 41% इसका क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल क्या है, मतलब इस पर्सन का हिमेटोक्रिट वैल्यू क्या हो जाएगी, 41%। अगर किसी आदमी का जो आरबीसी का नंबर है वो क्या हो रखा है, इंक्रीज हो रखा है। अगर आरबीसी का इंक्रीज नंबर ज़्यादा इंक्रीज हो रखा है, मतलब आरबीसी ज़्यादा सेटल डाउन होगी, मतलब ये बैंड आपको यहाँ ऊपर तक देखने को मिल सकता है। तो कितना हो जाएगा, 45 हो सकता है या 42 हो सकता है। तो वही क्या है, उसका क्या है, हिमेटोक्रिट लेवल होगा। तो हम लिख लेंगे, एक चीज़ याद रख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ आरबीसी अगर क्या हो, इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो वैसे ही क्या होगा, हिमेटोक्रिट की वैल्यू भी क्या देखने को मिलेगी, हिमेटोक्रिट का वैल्यू भी क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। वहीं अगर आरबीसी का नंबर कम होगा तो ये हिमेटोक्रिट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नॉर्मल जो हिमेटोक्रिट वॉल्यूम को ही हम पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं मेल में कितना होता है, तो मेल में हिमेटोक्रिट का जो नॉर्मल वैल्यू है वो है अप्रॉक्सीमेटली 45%। और फीमेल में जो हिमेटोक्रिट का वैल्यू है दैट इज़ 42%। ये क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू होता है। तो ये हमने देख लिया, हिमेटोक्रिट भी हमने समझ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो जो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा हम देख लेंगे। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो होता है पेल येलो। अब ये पेल येलो किसकी वजह से होता है, हमारे पास एक पिगमेंट है बिलीरोजन। हाँ, यूरोबिलिरोजन हमारे पास क्या है, पिगमेंट है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लाज्मा का कलर क्या होता है, स्लाइटली हमें क्या देखने को मिलता है, येलो कलर का देखने को मिलेगा। अब प्लाज्मा जो होता है वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, एक होता है वाटर। वाटर्स कितना परसेंट होता है, 90 to 92% जो है वो क्या होता है, वाटर होता है। मतलब हमने कितना बोलता, प्लाज्मा जो है 55% है, उस 55% में से भी 90 to 92% तो हमारा सिर्फ क्या है, वाटर।
फिर उसके बाद जो पार्ट बच जाएगा उसमें क्या है, सॉलिड पार्ट है। सॉलिड पार्ट जो है यहाँ से देखो ये 92% तक तो यहीं आ गया, तो बचा कितना 8 to 10%। 8 to 10% में हमारा क्या है, सॉलिड पार्ट। इसी सॉलिड पार्ट में हमें और अगर देखें, और अगर इसको हम डिवाइड करें तो इसमें क्या है, हमारे पास आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और क्या आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये देखने को मिलेंगे। तो अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें आता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये देखने को मिलेगा, फ्लोराइड आयन, ये हमें देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक में हमें देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक में हमें तो सबसे पहले दिखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो होते हैं 8 to 10%, तो उसका भी 7 to 8% जो होता है वो हमारे सिर्फ क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन हम अलग से देखेंगे। इसके बाद हमारे पास होता है जो अब्जॉर्ब फूड मटेरियल होता है, वो फूड मटेरियल भी हमें किस में देखने को मिलेगा, प्लाज्मा में ही देखने को मिलेगा। फिर जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट भी हमें किस में देखने को मिलेंगे, प्लाज्मा के ऑर्गेनिक पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या कहा, प्लाज्मा जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 55% होता है। पेल येलो कलर का है यूरोबिलिनोजन के कारण। वाटर से बना होता है 90 to 92%, और सॉलिड पार्ट होता है 8 to 10%। उसमें भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है प्लाज्मा, प्रोटीन, फूड मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो ये वाला पार्ट है प्लाज्मा प्रोटीन वाला। तो प्लाज्मा प्रोटीन देख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे प्लाज्मा प्रोटीन। तो पहले प्लाज्मा प्रोटीन के नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोटीन है हमारे पास एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के बाद है हमारे पास ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन के बाद है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन के बाद हमारे पास दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एल्ब्यूमिन के बारे में। देखो हमने क्या कहा था कि प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो 7 to 8% जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। उसमें से भी जो एल्ब्यूमिन होता है वो क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बॉडी में देखने को मिलेगा वो यही देखने को मिलेगा। तो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4%। और अगर देखा जाए तो सीरम में कितना होगा, 4 to 6 ग्राम पर DL। DL का मतलब होता है 100 ml ऑफ ब्लड में। कि अगर हम क्या को बात करें, 100 ml ऑफ ब्लड की बात करें तो 100 ml ऑफ ब्लड में 4 to 6 ग्राम हमें क्या देखने को मिलेगा, एल्ब्यूमिन देखने को मिलेगा। एल्ब्यूमिन का जो फंक्शन होता है, इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देख लेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में हमारे पास क्या है, हमने क्या कहा कि मेजर कंपोनेंट में हमारे पास क्या होता है, वाटर भी होता है। तो जो ये वाटर है, वाटर क्या करेगा, इस ब्लड वेसल में ही रहना चाहिए। ब्लड वेसल से क्या नीचे टिश्यू में नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास उसके लिए स्पेशल प्रोटीन है जो ही क्या है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या, एबिलिटी टू होल्ड वाटर, एबिलिटी टू होल्ड वाटर इन ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में उसको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। लेकिन जैसे ही एल्ब्यूमिन का नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, किसी वजह से कम हो जाएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो ये हमारा जो वाटर है वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा कहाँ, हमारे टिश्यू के अंदर। और टिश्यू में क्या हो जाएगा, टिश्यू में क्या होगा, अकोमुलेट हो जाएगा। टिश्यू में अकोमुलेट हो जाता है तो उससे क्या जाती है, सूजन आ जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इडेमा बोल देते हैं। तो उससे क्या देखने को मिलता है, इडेमा। तो मेन फंक्शन में एल्ब्यूमिन का यही है कि क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नेक्स्ट जो प्रोटीन है दैट इज ग्लोबुलिन प्रोटीन। हाँ, एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ये सिंथेसाइज कहाँ होता है, लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। ज़्यादातर सारे जो प्रोटीन है जितने भी हमने बात की सारे के सारे बनते किस में, लिवर में बनेंगे। तो अब हमारा दूसरा जो है वो है ग्लोबुलिन प्रोटीन। दिस इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन लिवर। ये भी कहाँ बनता है, हमारे लिवर में बनेगा। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है वो दोबारा डिवाइडेड होता है अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन में। अब जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है इसका जो काम होता है, इसको हम IG से रिप्रेजेंट भी करते हैं, या इन्हीं को हम बोल देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं इनका जो काम होता है वो किस में होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में इनका काम होता है, यानी कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन में ही क्या करेंगे, हेल्प करेंगे।
अब हम जानते हैं कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, गाम डे करके, ये इसका जो निमोनिक है। तो IgG एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी और IgD एंटीबॉडी एंड IgE एंटीबॉडी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा किसके बारे में, ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा प्रोटीन है, दैट इज फाइब्रिनोजन। क्या है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन होता है, ये क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर है। तो इसमें, अच्छा इसकी वैल्यू नहीं बताइए। देखो यहाँ एल्ब्यूमिन जो हमने कहा था वो कितना है, 4%। जो ग्लोबुलिन है वो है 2 to 2.5%, यानी कि सीरम में इसकी वैल्यू अगर देखने को मिलेगी तो 2 to 3 ग्राम पर DL देखने को मिलेगी। फाइब्रिनोजन जो होगा वो देखने को मिलेगा 0.3%, यानी कि 0.3 मिलीग्राम, 0.3 ग्राम पर DL। सेम चीज़ हमें कौन देखने को मिलेगा, प्रोथ्रॉम्बिन भी कितना देखने को मिलता है, 0.3 ग्राम पर DL देखने को मिलता है। ये भी कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। फाइब्रिनोजन का काम होता है, ये किस में हेल्प करता है, क्लॉटिंग में। सेम चीज़ हमारा प्रोथ्रॉम्बिन का भी है। प्रोथ्रॉम्बिन भी लिवर में सिंथेसाइज होता है, 0.3 ग्राम पर DL है। और ये भी क्या करता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। क्लॉट क्या बनते हैं, फटाफट बनेंगे। तो ये थे हमारे क्या, प्रोटीन। फिर उसके बाद हमने कहा था कि जो हमारा प्लाज्मा है उसमें ही प्लाज्मा प्रोटीन के बाद हमने कहा था कि एब्जॉर्ब फूड मटेरियल भी देखने को मिलता है। तो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल में हमने कहा था कि अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, और जो प्रोटीन होता है वो अल्टीमेटली अमाइनो एसिड में टूट जाता है, और जो हमारा फैट होता है वो किस में टूट जाता है, फैटी एसिड में। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाता है, लेकिन हमें ये ब्लड में ये सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड देखने को मिलेगा। एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल है ब्लड में, तो वो होता है 80 to 100 मिलीग्राम पर DL। इतना जो है ये नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है ब्लड में, है ना। लेकिन अगर इसका जो लेवल है वो 180 मिलीग्राम पर DL से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिन में एक्सक्रीट होना चालू हो जाएगा। और यूरिन में एक्सक्रीट होना चालू हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। यानी हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब, ईमिया का मतलब होता है ब्लड, ईमिया का मतलब क्या है, ब्लड। और हाइपर यानी कि इंक्रीज हो जाए ना, ग्लाइसीमिया यहाँ पे किससे रिलेटेड है, ग्लूकोज। यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो क्या हो रखा है, इंक्रीज हो रखा है, तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अल्टीमेटली विच रिजल्ट डायबिटीज मेलिटस। तो उससे क्या हो सकता है, डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है, मतलब हो जाएगा। और डायबिटीज़ मेलिटस में हमें क्या पता है कि यूरिन में भी क्या हो जाता है, ग्लूकोज हमें पता है कि कब यूरोज का जो होता है वो पूरा का पूरा 100% एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे किडनी में, जब हमारे पास जो यूरिन फॉर्मेशन का दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप चलता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो उसमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर ना हो, क्योंकि क्या है, ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा हो रखा है, तो वो भी क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है हमारे किडनी में। तो वो क्या होता है, यूरिन में भी क्या देखने को मिलती है, ग्लूकोज का प्रेजेंट देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया किसका सिम्टम है, डायबिटीज़ मेलिटस का। तो ये हमें देखने को मिलेगा। दूसरा हमने क्या कहा था कि हमें वेस्ट प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। वेस्ट प्रोडक्ट में हमें देख सकते हैं, यूरिया हो सकता है, यूरिया के अलावा हमें यूरिक एसिड देखने को मिल सकता है। यूरिक एसिड ज़्यादा देखने को मिलता है तो हम इसे क्या बोल देते हैं, उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, गाउट बोल देते हैं, जो कि क्या होता है, जॉइंट में एकोमुलेट होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, गाउट। यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ये भी हमें किस में देखने को मिलते हैं, ब्लड में देखने को मिलते हैं। तो अगर यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो उस वाले कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट का अमाउंट अगर ज़्यादा है किसमें, ब्लड में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया। तो यूरेमिया का मतलब है, ईमिया मतलब ब्लड, और यानी कि जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है वो अगर क्या हो, ब्लड में ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं यूरेमिया। और यूरिक एसिड का अकोमोलेशन अगर क्या हो जाता है, जॉइंट में होना चालू हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गाउट, जो कि क्या होता है, एक पेनफुल कंडीशन है। तो यही हमें किस में पढ़ा था, प्लाज्मा के बारे में। आई होप ये क्लास थोड़ी सी भी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।